नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आईपीओ की बहार रही है और मगर आपसे ये कहूं कि इस साल रोज एक नया आईपीओ आया है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन आंकड़े तो यही सच हैं। क्योंकि अगर आप मेन बोर्ड और एसएमई को मिला दें तो कुल मिला के करीब 365 आईपीओ इस साल में आए हैं और रिकॉर्ड फंड रेज हुआ है 2 लाख करोड़ रुपए का। और अगर मैं आंकड़ों को 1 से बढ़ा के 2 साल का कर दूं तो 2 साल में भी बाहर है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं और आईपीओ आए हैं 700 से भी ज्यादा, 701। तो आईपीओ में बाहर है। बहुत सारे ऐसे आईपीओ हैं जिन्होंने आपको पैसे बना के दिए हैं। कई सारे बड़े साइज के आईपीओ आए, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल आया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी का जाते जाते आईपीओ आ गया। और हमने देखा कि मीशो हो गया, ग्रो हो गया, इन्होंने पैसे आपके खूब बढ़ाए, लिस्टिंग गेन भी अच्छी कराई और उसके बाद भी तेजी हुई। हालांकि कई सारे ऐसे भी आईपीओ रहे, जो कि होता भी है, जिन्होंने आपको नुकसान भी कराया। तो जरा बातचीत करेंगे हम इस शो में कि इस साल के जो आईपीओ हैं, जो बड़े हिट आईपीओ रहे हैं, जहां पर मिस हुआ है मामला और जिनकी चर्चा खूब रही है, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 2026 में इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इनका प्रदर्शन कैसा रहा, आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। और शो का नाम है नए खिलाड़ी रिपोर्ट कार्ड। पहला कमेंट आपसे सर। आईपीओ मार्केट में इतनी बॉयंसी हमने कभी पहले देखी नहीं। हालांकि एक चीज और हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि अब आईपीओज में पुराना वाला चार्म नहीं रहा। बहुत सारे आईपीओज बड़े वाले तो ऐसे आते हैं जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट भी दिया जाता है उसके जरिए। आपका व्यू सर आईपीओज को लेकर, क्या आईपीओज को लेकर जो थॉट प्रोसेस थी, जो थिंकिंग थी, क्या उसमें बदलाव आया है ओवर द ईयर? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में एक बात सबको समझनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है तो पब्लिक इश्यूज ज्यादा आते हैं। और पिछले साल आईपीओस के लिए काफी अच्छा रहा। बड़े आईपीओस आ गए, उसमें काफी छोटी कंपनीज भी थी। बट मेरे ख्याल से देखिए, जो इजी मनी था वो अभी आईपीओ से निकल गया है। अभी सारे लोगों को पता है कि मेन बोर्ड का आईपीओ हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म का आईपीओ हो, तो प्रीवियसली क्या होता था कि लिस्टिंग गेन आपको 100% या 200% भी मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से आईपीओस के लिए एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शायद उनके लिए वो गेम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि इजी मनी आउट है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट ऐसे प्रमोटर्स को और कंपनीज को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफी आईपीओस ने पैसा बनाया भी है, काफी आईपीओस ने लोगों का पैसा तोड़ा भी है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो ही आप आईपीओ मार्केट से पैसा बनाओगे। अदरवाइज सारे आईपीओस आपको पैसा बनाएंगे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव रहना है और अच्छी कंपनीज पे ही बेट लगा के आईपीओस में पैसा लगाना है। जिसके वैल्यूएशन को लेकर काफी चर्चा हुई वो है लेंसकार्ट। काफी आलोचना भी हुई, सोशल मीडिया पर भी बहुत बज रहा कि आखिर इतना वैल्यूएशन क्यों मांग रही है कंपनी, क्योंकि उन्होंने जो फंड रेज किया था कुछ टाइम पहले और उसके बाद जो वैल्यूएशन जो आईपीओ को निकल गया तो लोग चौंक से गए। और उसके बाद आप देखिए 7,278 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए। इशू प्राइस था 402 रुपए का, लिस्ट हुआ 395 का और लिस्टिंग पर मतलब डिस्काउंट के साथ ही लिस्टिंग हमने होते हुए देखी लेंसकार्ट की। लेंसकार्ट को लेकर अविनाश जी आपका व्यू क्या है? थोड़ा समय तो हो गया इसको लिस्ट हुए, क्या राय होगी? क्या आप यहां से शेयर में तेजी देख रहे हैं और क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसमें? लगता है कि लेंसकार्ट का अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है जो मुझे लगती है, वो ये है कि पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर है पीयूष बंसल, उनका सिर्फ 19% स्टेक है। तो उसका मतलब है कि प्रमोटर ने काफी वैल्यू एनकैश कर ली है। हम नॉर्मली जो भी कंपनी में निवेश करते हैं, वहां पे प्रमोटर का स्टेक कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही कंफर्ट आता है। तो मुझे लगता है पहला तो नेगेटिव वो है। और दूसरा मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अल्टीमेटली वैल्यूएशन अगर महंगा है तो वो चीज बढ़ेगी नहीं। और मार्केट डेटा और अर्निंग्स को रिस्पेक्ट करता है।
तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 2-3 क्वार्टर्स मैं तो इंतज़ार करना चाहूँगा। जिनके पास है वो होल्ड करे। आई थिंक डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में बिज़नेस अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है, प्लस अभी एआई रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। तो ये सब बातें अच्छी है, लेकिन पैसा बनाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे मैच्योर हो रही है। उसके बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू, लेकिन फ्रेश खरीदारी एट दिस लेवल वी आर नॉट एडवाइजिंग। ठीक है, मौजूदा स्तर पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। लेंसकार्ट के शेयर में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। मीशो का आईपीओ आया था इसी साल में, मतलब इसी महीने में ही 10 दिसंबर को लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बढ़िया लिस्टिंग गेन इसमें आया 46% का। शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर जो है 250 रुपये तक चला गया था, 200-250 रुपये के ऊपर निकला था। फिलहाल 200 रुपये के नीचे के भाव हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अदरवाइज परफॉर्मेंस बड़ा तगड़ा रहा है लिस्टिंग पर और उसके बाद। मीशो में आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा, जरा ये समझ लेते हैं। अविनाश जी, आपका व्यू मीशो को लेकर, क्या मीशो में निवेशित रहें, और किसी को मान लीजिए अगर नई खरीद करना है तो क्या ठीक है अब ये? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मीशो की बात करें तो मीशो में नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है और जहाँ पे अभी भी कोई ऑपरेशनल मुनाफा, ऑपरेशनल एबिटा या नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। हालाँकि कंपनी का नैरेटिव अच्छा है, ओवरऑल मार्केट अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही वोलेटाइल है, क्योंकि इनकी जो एवरेज सेलिंग जो टिकट लेवल है, वो करीबन ₹250 है। अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न प्राइम की बात करें, तो ₹1500-1600 का एवरेज टिकट साइज़ होता है ऑर्डर का। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी रिजेक्शन अगर आता है, तो इनके लिए पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रांज़ैक्शन हो सकता है। हालाँकि इनका पूरा मॉडल, बिज़नेस मॉडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनके पास पब्लिक इश्यू का है, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करे और अगले 1.5-2 साल के बाद होपफुली रिटर्न्स अच्छे आएँगे, ऐसी उम्मीद है। बट फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पहला क्वार्टर पब्लिक इश्यू के बाद आने दीजिए, परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि आगे रोड मैप क्या है। तो फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। एक और कंपनी जिससे उम्मीदें तो थी कि आगे थोड़ा प्रदर्शन उसका बेहतर होगा, लेकिन लिस्टिंग को करीब करीब 2-2.5 महीने का समय हो गया टाटा कैपिटल के, लेकिन पैसे नहीं बने टाटा कैपिटल में। लिस्टिंग पर भी बड़ा म्यूटेड इसका रिस्पॉन्स रहा है, और उसके बाद 326 वाला जो शेयर था, अगर अभी आप देखेंगे तो टाटा कैपिटल का शेयर 333 रुपये के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो पैसे तो बने ही नहीं, 350 रुपये के ऊपर निकला था ब्रीफली, लेकिन वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग का ये शिकार हो गया। अविनाश जी, बड़े साइज का आईपीओ था, चर्चाएं भी खूब थी, बट पैसे बने नहीं। क्या उम्मीदें 2026 में पूरी होंगी टाटा कैपिटल में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अभी जो लेवल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि जिन्होंने आईपीओ के प्राइस के पास में या उसके नीचे खरीदा है, इनके लिए तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए जब भी ऐसा कोई मेगा पब्लिक इश्यू आता है, तभी निवेशकों को थोड़ा-सा डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओज़ में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एनबीएफसी स्पेस कहिए या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस कहिए, तो डेफिनिटली अगर परफॉर्मेंस तोड़-फोड़ नहीं है या परफॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, तो अंडर परफॉर्मेंस पब्लिक इश्यू के बाद ज़रूर आती है और वही टाटा कैपिटल का हो गया। अभी करीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और अभी जिस प्रकार से रेट कट्स हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमी में कंजम्पशन का ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि तीसरी तिमाही जो है वो काफ़ी अच्छी आए। नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो अभिषेक इसमें अच्छी रे-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पैसे को अच्छे एसेट्स में डालेंगे। इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर 1.5 साल का नज़रिया है तो डेफिनिटली इसमें खरीदा भी जा सकता है, बट लंबी अवधि के लिए ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े अपसाइड आएगी नहीं। आई थिंक Q3 के नंबर्स नियर टर्म में ट्रिगर रहेंगे। 1.5 मिनट के आसपास का समय है शो में, और एक बार जरा ये देख लेते हैं कि 2026 में कौन से बड़े आईपीओज होंगे जिस पर हमारी नजरें रहने वाली हैं। अब वो है रिलायंस जियो होगा, एनएससी, फोन पे, जेप्टो, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, फ्लिपकार्ट और ओयो। ये सारी की सारी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ पर नजर होगी। और एनएससी और अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो ये तो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास के फंड रेज इनकी तरफ से आने वाले हैं। एनएससी का तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा है, और रिलायंस जियो का भी उम्मीद है कि रिलायंस की तरफ से अनाउंसमेंट भी होगा टाइमलाइन को लेकर।
अविनाश जी, आपकी राय? हालांकि अभी देखिए ना तो साइज आया है ना तो प्राइस आया है, सब कुछ अभी भविष्य में है, लेकिन आपके हिसाब से बढ़िया वैल्यू लॉकिंग कहां पर होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए वैल्यू अनलॉकिंग तो जैसे आस्था जी ने कहा कि रिलायंस जियो में होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर का अभी सब्सिडरी है। दूसरा तो एनएसई रहेगा। देखिए एनएसई में सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफी रिटेल निवेशकों ने अनलिस्टेड स्पेस में बहुत महंगे भाव पे ये शेयर लिया है, 2400 2500। तो उम्मीद यही है कि ऐसे निवेशकों को नुकसान ना हो। बट अगर यहाँ पे प्राइसिंग रीजनेबल होती है जैसे एनएसडीएल में हो गया, तो काफी हद तक ऐसे काफी रिटेल निवेशक है जो अटक जाएंगे। बट ओवरऑल एनएसई और रिलायंस जो ये दोनों कंपनीज बहुत ही अच्छी कंपनीज है, बैलेंस शीट भी बहुत बड़ा है, स्केलेबल मॉडल है, और अगले 2-3 साल के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ से बनेगी।